ॐ अस्तोम सद्गमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्युर्म अमृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो और मृत्यु से अमरता की ओर चलो। तो ये जो श्लोक आपने पढ़ा, तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं सब ज्ञान की बातें, ये अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कथा है, इसीलिए मैंने उसको बोला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट प्लान्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, और इसमें ये दोनों टॉपिक्स कई बार पूछे गए हैं पब्लिक लाइब्रेरी में। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। सबसे पहला जो टॉपिक आता है उसमें हम लोग प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरी इन न्यू इन्वायरमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है कई बार पूछा गया है, और एक बार नहीं कई बार। 5.3 पे है और पेज नंबर 9 दिया है। इसमें अजीबोगरीब पेज नंबर भी है। दरअसल ये सेकेंड ब्लॉक का है, यूनिट नंबर 5 है, उसका है पार्ट। तो प्लानिंग ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरीज, तो हम लोगों को प्लानिंग करने की क्या ज़रूरत होती है, क्या कारण होता है कि हम लोगों को प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम लोग जानेंगे। तो पब्लिक लाइब्रेरीज़ को हम लोग 2 कैटेगरीज़ में बांट सकते हैं, ठीक है। एक तो गवर्नमेंट एडेड एंड एडमिनिस्टर्ड, गवर्नमेंट फंडेड एंड एडमिनिस्टर्ड, कि मतलब ऐसी लाइब्रेरी जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, उनके द्वारा फंडेड होती हैं। और दूसरी होती है नॉन गवर्नमेंट लाइब्रेरीज फंडेड बाय अदर सोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अप्रूव्ड बॉडी सच ट्रस्ट गवर्निंग बॉडी एक्सेट्रा। दूसरी तरीके की होती हैं जो बाहर से ही पैसा लेती हैं, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेती हैं, और उसके बाद चलाती भी बाहर की चीज़ें हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी प्लानिंग भी की जाती है, ठीक है। कि अगर गवर्नमेंट फंडेड होगा या अन्य लाइब्रेरीज होगी तो उसके लिए लेजिस्लेशंस वगैरह जो होंगी या अन्य चीज़ें होंगी, वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, लेजिस्लेशंस बनाएंगे, उस पर पूरी तरीके से हावी रहेगा, हॉबी नहीं हावी रहेगा। तो इसी तरीके से होता है। इसी तरीके से इसकी गवर्निंग बॉडी वगैरह बनाई जाती है। जैसे कई पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि कई स्टेट्स ने अपना उन्होंने एक्ट्स पारित किया था, उसके आधार पे वो इसको चलाने की कोशिश कर रहे थे। बट जो नॉन फंडेड होती हैं उनका तो कुछ करना ही क्या, लेकिन वो मनमाने तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पब्लिक डीलिंग है, तो उनको भी रजिस्टर करवाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। प्लानिंग कैसे किया जाता है इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से। देखो, पब्लिक लाइब्रेरी का जो एम होता है वो नैरो एरिया से निकल करके इंडिविजुअल को बड़े एरिया में पहुंचाने का होता है ना। उनका जो मेंटल स्टेटस होता है उसको इन्फॉर्मेशन से विजडम तक ले जाना होता है। तो प्लानिंग में सबसे पहली चीज़ होता है गोल ऑफ द प्लानिंग सिस्टम इन न्यू इन्वायरमेंट। गोल कौन सा सेट किया जाए। अब देखो, यहाँ डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ में अलग अलग गोल्स होते हैं। तो क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं उसमें एजुकेशन और डेमोक्रेटाइजेशन, ये दोनों चीज़ों को यूनिवर्सल लेवल पे इसको आगे बढ़ाना होता है। तो पहली चीज़ इसमें हम लोग कह सकते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज शुड बी यूनिवर्सली अवेलेबल। मतलब पब्लिक लाइब्रेरी जो सर्विस है वो यूनिवर्सली अवेलेबल, मतलब बराबर हर जगह बराबर होना चाहिए। सारे इंडिविजुअल को एक्सेस वहाँ पे मिलना चाहिए, चाहे वो विलेज हो या टाउन हो, सबको। दूसरी चीज़ है कि कम्युनिटी लाइब्रेरी शुड बी पार्ट ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम विच शुड हैव क्लियर एंड ऑफिशियल रिलेशनशिप। जहाँ पे लाइब्रेरी है ना, उसके आसपास की जो कम्युनिटी है, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी है, उसके साथ इसका जुड़ाव होना चाहिए और एक क्लियर रिलेशनशिप उसके साथ होना चाहिए, और एक लीगल बेसिस होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट का, और जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको गवर्नमेंट से मिलना चाहिए पब्लिक लाइब्रेरी का। तीसरी चीज़, पब्लिक लाइब्रेरी शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये ऐसे ही नहीं होना चाहिए पढ़ा हुआ, वो पार्ट होना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसका कोऑर्डिनेशंस अच्छे से हो पाता है, उसका रेगुलेशंस बहुत अच्छे से हो पाता है, और फंड भी हमेशा मिल पाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। तो पहला चीज़ हो गया गोल्स ऑफ प्लानिंग। दूसरी चीज़ स्टैंडर्ड। पब्लिक लाइब्रेरी किस तरह से काम करेगी उसका एक स्टैंडर्ड, एक पैमाना होना चाहिए। तो सबसे पहले मेजर इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्सेप्टेड अथॉरिटी, ठीक है।
स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है, इसको यहाँ पे बताया गया है कि क्वालिटेटिव मेजर होता है जिसको एक अथॉरिटी एक्सेप्ट करे, एंड यूज्ड क्राइटेरियन इवेल्यूएशन एडिकेसी और एफिशिएंसी। उसके एफिशिएंसी या एडिकेसी का हम लोग एवेल्यूएट भी कर सकें। तो स्टैंडर्ड किन किन चीज़ों का होता है? स्टैंडर्ड ऑफ द पॉलिसी एंड फंक्शन, पॉलिसी और फंक्शन का स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज, पॉलिसी फिजिकल स्टैंडर्ड्स मतलब वहाँ पे जो बुक्स वगैरह हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वो सब आ जाते हैं। पर्सनल स्टैंडर्ड्स में आ जाता है क्या, जैसे यूजर्स को कितना सेटिस्फैक्शन मिला, ये सब चीज़ें। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ये सब आ जाता है। देखो सेवरल वैलिड इंटर रिलेटेड फेसेट्स होते हैं स्टैंडर्ड्स को लेने के। सबसे पहले चेंजिंग कंसर्न फॉर इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। तो हमेशा ही सर्विस को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो अगर एक स्टैंडर्ड बना दिया जाएगा कि इसी पैरामीटर में काम किया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, चेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज़ नीड टू मीट लोकल एंड स्टेट नेशनल क्राइटेरिया। अब देखो किसी राज्य में कुछ प्रॉब्लम है, किसी राज्य में कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बना दिया जाएगा तो लोकल नीड्स को फॉलो नहीं किया जा सकता। तो इसकी कुछ कमियां यहाँ पे बताई जा रही हैं। अगला, डिज़ायर टू गिव एडिक्वेट पब्लिक क्रेडिबिलिटी टू द पोटेंशियल अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइब्रेरी सर्विसेज। पब्लिक क्या चाहता है वो दोगे कि अपने स्टैंडर्ड के अनुसार आगे बढ़ोगे, तो ये खतरनाक चीज़ हो जाता है। बाकी इफ्ला, यूनेस्को, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, अमेरिकन लाइब्रेरी, ये सब लोग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं, तो इन लोगों का नाम भी लिख देना। अगला, लीगल एंड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। एक तो ऐसे ही राम भरोसे नहीं होनी चाहिए लाइब्रेरी, ठीक है, उसके लिए एक लीगल और फाइनेंशियल फ्रेमवर्क होना चाहिए कि कौन उसको फंड करेगा और कौन उसको किसके अंडर आएगा। तो मोस्टली लाइब्रेरी जो है स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल अथॉरिटीज़, लोकल गवर्नमेंट इनके अंदर आती है, और फंड तो आप जानते ही हो, सेस लगाया जाता है और सब चीज़ें। एक्सेस एंड नेटवर्क्स, कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है, और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, रिसर्चर्स हो गए, ये लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और प्लस इनका एक कोऑर्डिनेशन, एक नेटवर्क कैसे हो सकता है, ठीक है, किन के साथ? नेशनल लाइब्रेरी के साथ, स्टेट लाइब्रेरी के साथ, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के साथ, आपस में मिला हुआ स्पेशल लाइब्रेरीज़ के साथ कैसे एक कोऑर्डिनेशन, एक नेटवर्क बनाया जा सकता है, और कैसे एक दूसरे के मेंबर फिजिकली कांटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। यूजर्स एंड सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड कर सकते हैं? फ्रीडम, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, तीन चीज़ों का, जो कि तीनों नहीं है अपने देश में। फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, बोलने की, कहीं पे आने जाने की, तो नहीं है स्वतंत्रता। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, नहीं है यार, गरीबी है अपने देश में, और इतनी महंगाई है, उसमें प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, नहीं हो रही डेवलपमेंट, बल्कि सोसाइटी बर्बाद ही हो रही है। तो तीनों नहीं हो रहा है, लेकिन तीनों चाहिए होता है। ऑफ इंडिविजुअल और फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज़, दिस ओनली अटेंडेंट थ्रू द एबिलिटी ऑफ वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन। हाँ, ये नहीं है, सिटीजन्स को अगर वो वेल इन्फॉर्म्ड हो ना चीज़ों के बारे में, तभी ये सारी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, तभी हम लोग डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। और उसके बाद यूजर्स जो होने चाहिए, रेस, सेक्स, एज, रिलीजन, नेशनलिटी, लैंग्वेज या सोशल स्टेटस के आधार पे उनमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सबको एक्सेस दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज। जब हम लोग प्लानिंग करेंगे तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, ठीक है। रिसोर्सेज जो होते हैं वो उसमें स्पेसिफिक सर्विसेज मटेरियल मस्ट बी प्रोवाइडेड, तो दोज कैन नॉट वॉट एवर द रीज़न रेगुलर सर्विसेज एंड मटेरियल, फॉर एग्जांपल लिंकेज में रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाना चाहिए जो लोगों का लाइब्रेरी तक रीच नहीं है, जैसे जेल में कोई है या कोई माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के कई तरह की माइनॉरिटी होती है। एक तो धार्मिक आधार पे माइनॉरिटी हो गई, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम हो उनको माइनॉरिटी बोलते हैं। धार्मिक आधार पे हो सकता है, भाषा के आधार पे हो सकता है, तो लिंग्विस्टिक मतलब भाषा। पीपल विथ डिसेबिलिटीज़, जो विकलांग लोग, दिव्यांग लोग होते हैं, या विकलांग जो भी आप समझ पाओ, ऐसे लोगों को, या कोई हॉस्पिटल में हो, प्रिजन में हो, ऐसे लोगों के लिए। स्टाफ कौन से होने चाहिए?
स्टाफ जो लाइब्रेरियन वहाँ पे होता है वो मेनली होता है, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी हम लोग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी DPL वगैरह भी पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर आ जाती है, और कई छोटी लाइब्रेरीज दोनों आ जाती हैं, तो वहाँ पे स्टाफिंग इम्पॉर्टेंट है। तो प्लानिंग के समय स्टाफिंग भी देखेंगे। मैनेजमेंट ऑफ़ द लाइब्रेरी किस तरह से, उसकी पॉलिसीज़ किस तरह से बनाया जाए। मार्केटिंग और प्रमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। DPL कितना ज़्यादा मार्केटिंग प्रमोशन करता है, तो उसे सोशल मीडिया या अन्य चीज़ें भी उसे जानना चाहिए कि कहाँ पे वो प्रमोट करेगा। कम्युनिटी नीड्स असेसमेंट ज़रूरी है उसके सर्विसेज का, तो फीडबैक सिस्टम भी प्रॉपर होना चाहिए। पॉलिसी किस तरह से उसका पॉलिसी बनाया जाए, ठीक है, उस पर ध्यान देना चाहिए। एक तो रिटर्न पॉलिसी होना चाहिए मार्केटिंग का। मार्केटिंग एंड प्रमोशन प्लान भी एक बनाना चाहिए कि किस तरीके से प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रमोट किया जाएगा, एग्जीबिशंस लगाया जाएगा, इंटीरियर या एक्सटीरियर होर्डिंग्स लगाए जाएंगे, या रेगुलर पब्लिकेशंस किया जाएगा, रीडिंग लिटरेसी कैंपेन्स, बुक फेयर, क्रिएटिंग लाइब्रेरी वेबसाइट, लाइब्रेरी ग्रुप्स, बिग सेलिब्रेशन, ईयर सेलिब्रेशन, लिस्टिंग। RRLF इन सब चीज़ों के लिए पैसे भी देता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक बार सिर्फ पढ़ना होता है और कितनी बार यूज़ होता है। एक्सप्लॉइटिंग द मीडिया, तो कम्युनिकेशन मीडिया को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हमें बनाना पड़ता है। कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लोगों को अवेयर करना पड़ता है और लोगों को एक साथ लाना पड़ता है। लॉबिंग, तो एक लोगों को अवेयर करके एक साथ लाना, जिससे डिसीज़न मेकर्स और अन्य लोग साथ में आए और डिसीज़न वगैरह लेने में काफ़ी हेल्प हो। इवैल्यूएशन फिर उन सब चीज़ों का किया जाए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रिसोर्सेज में जो पब्लिक, एक तो कई रिसोर्सेज हैं, एक तो फिजिकल रिसोर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये न्यू एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन है कि नहीं, कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट, वेल ट्रेंड स्टाफ, यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यूटिलाइजेशन, अवेलेबल फंड, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। ये हम लोग प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि कैसे प्लान कर सकते हैं हम लोग। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए देखो यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें बात की गई है, जैसे बेस एंड सैलरी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो बर्डन बढ़ रहा है, तो किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा। और दूसरी चीज़ प्रेशर ऑफ एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के लिए प्रेशर भी बढ़ रहा है। और सुटेबल स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, ILL जैसी सुविधाएं होनी चाहिए, रिसोर्स शेयरिंग जैसी चीज़ें होनी चाहिए, न्यू प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट पे भी काम किया जाना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बजटिंग हम लोग जानते ही हैं कि किस तरह से किया जाता है। प्रेजेंट एक्टिविटी को फ्यूचर का ध्यान में रख करके सब कुछ बजटिंग किया जाना चाहिए। हम लोग जानते हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह आ रहा है, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान में रख करके हमको करना चाहिए बजट एलोकेशन, और स्टैंडर्ड और प्रोसीजर के तहत करना चाहिए। हम लोग ज़ीरो बेस बजटिंग और लाइन लमसम बजट, आइटम बजट, ये सब जानते ही हैं। रिसोर्सेज एलोकेशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बजट प्लान और अदर रिसोर्स एलोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसी से रिलेटेड ये है। और यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन के बारे में बताया गया थोड़ा सा कि जब आप बजट तैयार करो तो क्या क्या आपको ध्यान देना चाहिए। रिसोर्स एलोकेशन वही होता है। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन, असेसमेंट और वेटेज देना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट है, मीडियम है, लॉन्ग टर्म है, इस तरह से। डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिकरिंग एंड कैपिटल एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो इस तरीके से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे आपको ध्यान देना होता है। प्रायोरिटीज़ पे अपने ध्यान देना हो, टाइम बाउंडेशन प्रोग्राम्स पे। इंडिकेट हाउ रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड द इनपुट। द लाइब्रेरी मस्ट आल्सो हैव अ प्लान सपोर्ट सिस्टम, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड सोर्सेज चार्ट इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। एक्शन प्लान फिर हम लोग बनाएंगे, गारंटी यूटिलाइजेशन। अच्छा, भूल गए होंगे आप पहले के टॉपिक्स क्या थे, पॉइंट्स, तो आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा इसको। मैकेनिज़्म ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन रटना पड़ेगा नहीं, आपको याद हो जाएगा, मैं अभी ट्रिक बता देता हूँ। मैकेनिज़्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, फिर जब प्लान बन जाए तो उसको एक्शन प्लान को हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना होता है। फिर उसके बाद क्राइसिस प्लानिंग, ठीक है, उसको क्राइसिस प्लानिंग जो है, क्राइसिस भी हो सकता है, पूरा ध्वस्त भी हो सकता है। जैसे कोई मिडल पीरियड में उसने राजधानी बदल दी थी, दिल्ली से वो कहीं और बदल दिया उसने राजधानी को,
फिर उसके बाद इतना करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया गया, उसने खर्च किया और फिर उसके बाद उसे लगा गलती हो गई, फिर वो दोबारा दिल्ली राजधानी आया, पूरा पैसे बर्बाद कर दिया उस बेवकूफ़ ने, बैल ने। और उसके बाद तो उसने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया था। तो आपको रिस्क और थ्रेट मैनेजमेंट करना है, दूसरा प्लान बनाना है प्रॉपर तरीके से, और बहरे नहीं रहना है। सॉरी, मैंने बहरा शब्द यूज़ किया, मतलब आपको अनसुना नहीं करना है, लोगों को सुनना है, लोगों की सजेशंस लेना है थ्रेट्स को पाने में। दो, अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस हु कुड बी इन्वॉल्व एंड कम्युनिकेटिंग स्ट्रेटजी, और इंटीग्रिटी विद द कंप्लीटेड प्लान। अगर ये सारी चीज़ें नहीं करोगे ना, तो एक इमेज में दिखाता हूँ क्या हो जाएगा। ये देखो, ये मणिपुर है, पूरा जल रहा है और कोई सरकार वहाँ पे काम नहीं कर पा रही है। लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं और भारत सरकार कुछ सुन नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा और सारा काम बिगड़ जाएगा। और मणिपुर जैसा ही पूरा का पूरा प्लान क्राइसिस हो जाएगा। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन दोनों सरकार मिल करके कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, सोचो। तो ये अगर प्लान अगर गड़बड़ हुआ तो फिर पूरा ध्वस्त हो जाएगा। तो जब भी हम लोग प्लानिंग करेंगे तो इसमें ये सब चीज़ों का हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो कहाँ गया, यस। तो सबसे पहला प्लानिंग में था गोल ऑफ द प्लानिंग, फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्लानिंग। पहले गोल बनाते हैं, ठीक है। प्लानिंग हम लोगों को करना क्या होता है, जैसे आपने कोई तैयारी की तो अपने लक्ष्य बनाया, ठीक है, लक्ष्य पहला बना लेते हो, ठीक है। जैसे फिर उसके बाद एक स्टैंडर्ड, एक सिलेबस होता है ना उस लक्ष्य का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करते हो, तो स्टैंडर्ड की बात की जाएगी। फिर उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क कि कहाँ कहाँ से आपको कोचिंग वगैरह लेना है, तो और फाइनेंशियल फ्रेमवर्क कि कौन पैसा देगा, पापा देंगे कि आप खुद कमाओगे। फिर एक्सेस एंड नेटवर्क्स, फिर उसके बाद जो उसका पढ़ने का होता है, क्या उसको बोलते हैं, रीडिंग मटेरियल्स, उसको एक्सेस आप करोगे। फिर उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करोगे, आपको जो सर्विसेज मिलेंगी कोचिंग के द्वारा उसको आप इंजॉय करोगे। फिर जो रिसोर्सेज रहेंगे उससे आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कई स्टाफ्स हेल्प करेंगे, आपके टीचर्स, आपके यूट्यूब, देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक स्टाफ ही हो गया मैं। एक मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, आप किस तरह से अपना सिलेबस वगैरह मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है। और मार्केटिंग और प्रमोशन, घर वालों और रिश्तेदारों को बताना भी पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं भैया। कम्युनिटी नीड असेसमेंट, तो कम्युनिटी बाद में पूछती क्यों हुआ नहीं, इतने साल से कर रहे हो तैयारी, हाँ हम जब बचपन में थे तभी हम, तो इस तरह से कम्युनिटी असेसमेंट हो पाता है। फिर उसके बाद आपको पॉलिसी बनाना पड़ता है, आपको चेंज करना पड़ता है, मार्केटिंग प्रमोशन फिर बदलना पड़ता है। फिर एक्सप्लॉइटिंग द मीडिया होता है। फिर कम्युनिटी सपोर्ट भी आपको मिलता है जब आप टॉप कर जाते हो, लॉबिंग भी करना पड़ता है, फिर एवेल्यूएट भी करते हो, फिर रिसोर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप खुद करते हो, जब आप कमाने लगते हो आप फिर बजट वगैरह करने लगते हो, रिसोर्स एलोकेशन करते हो कि कहाँ कहाँ पे पैसे खर्च करने होते हैं। फिर एक एक्शन प्लान बनाते हो, फिर जितने पैसे आपने सोच रखे हैं सपने पूरे करते हो, है ना। फिर उसके बाद कहाँ कहाँ पैसे लगाना है वहाँ पे करते हो। फिर कई बार पैसे ऐसे ऐसी जगह लगा देते हो जहाँ पे फिर आपको कटोरा लेना पड़ता है, फिर आप लोगों से उधार मांगते हो, तो क्राइसिस प्लानिंग हो जाता है। आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, आपने एफडी वगैरह में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो फिर आपका सारा का सारा पैसा ख़त्म हो गया और आपने सिर्फ महंगा घर और गाड़ी खरीदने में टाइम वेस्ट कर दिया, तो प्लानिंग क्राइसिस हो गया। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट में हम लोग रिसोर्स मोबिलाइजेशन पढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगला ही है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद।